नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल NCERT शॉर्ट्स में। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे पानीपत का युद्ध। ठीक है, कैसे अफ़गान और मराठाओं के बीच तीसरा युद्ध होता है पानीपत का, और अफ़गान किस तरह उसमें विजय होता है, और कैसे मराठा साम्राज्य जो है वो अपने डिक्लाइन की ओर बढ़ता है। ठीक है, 28,000 मराठा मारे जाते हैं इस युद्ध के अंदर, और इसी बात की खबर जो है पहुंचती है बालाजी बाजीराव नाना साहब के पास, और उनको इस बात पे इतना गहरा दुख होता है, ठीक है, कि वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं। इसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उत्तर भारत में अब शक्ति शून्य हो जाता है। मतलब अब कोई भी बड़ा राज्य नहीं है या बड़ा साम्राज्य नहीं है जो कि इस स्थिति को संभाल सके, उत्तर भारत को संभाल सके। अब छोटे छोटे राज्य में बंटने लगता है। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि कोशिश की जाती है कि अभी नाना साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उस स्थिति को, उस शक्ति को भरा जा सके, मराठा साम्राज्य को फिर से जो है उबारा जा सके। इसके लिए क्या किया जाता है कि माधवराव होते हैं, माधवराव अभी अपनी युवा अवस्था में होते हैं, उनको चौथा जो है पेशवा बनाया जाता है मराठा साम्राज्य का। ठीक है, 1761 में ही। लेकिन होता ये है कि वो भी बेचारे जल्द ही इस दुनिया को छोड़ के चल देते हैं, और मराठा साम्राज्य में फिर से शक्ति शून्य की और डिक्लाइन की तरफ बढ़ने की स्थिति आ जाती है। ठीक, अब उनकी मृत्यु के बाद जो है अब षड्यंत्र चलने लगता है, और जितना भी मराठा नियंत्रित राज्य होता है वो बंटने लगता है। इसमें जो मुख्य रूप से बंटते हैं वो पांच स्थिति हो जाती, 5 जगह जो है ये बढ़ जाता है। ठीक, जैसे बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, और पुणे में खुद पेशवा जो है शासन कर रहे होते हैं। इन 5 भागों में बढ़ जाता है। इनमें जो ग्वालियर के सिंधिया है और होलकर है, ये जो है इम्पोर्टेंट रोल इस समय अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि महादजी सिंधिया जो है एक प्रतिभाशाली नेता होते हैं। लेकिन 1794 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और 1800 में नाना फडणवीस भी जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह और स्थिति जो है मराठा साम्राज्य की वो डंबाडोल हो जाती है, और मराठा शक्ति के पुनरुत्थान की जो उम्मीदें थी वो भी समाप्त हो जाती है। ठीक, इस तरह मराठा साम्राज्य अपने डिक्लाइन की ओर बढ़ जाता है, और किस तरह फिर अंग्रेज उन पे शासन करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जाट, ये भी एक राज्य है। ठीक है, और उस समय उठता हुआ राज्य होता है, और इनका विद्रोह होता है मुगलों के खिलाफ, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन इम्पोर्टेंट है वो भी बात करेंगे। ठीक, ये सूरजमल है, ठीक, जाट नेता जो कि विद्रोह के सबसे प्रमुख नेता होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जाट जो है वो बेसिकली जो है कृषक होते हैं, दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते हैं, और उन्होंने औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है विद्रोह किया होता है। शुरुआती असफलता मिलती है उनको जब तक औरंगजेब रहते हैं, लेकिन चूड़ामान और बदन सिंह भरतपुर जाट राज्य की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सूरजमल, ठीक, जिनकी अभी हम लोग बात करें, यहाँ फोटो देख रहे हैं, ये इनके नेतृत्व में जाट शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। उन्होंने कुशल प्रशासन, मतलब अच्छे से अपने सेना को व्यवस्थित किया होता है, और राज्य की सीमाओं का भी विस्तार करते हैं। उनके राज्य में गंगा से लेके चंबल, ठीक, आप ऐसे इस तरह अगर मैप देखेंगे, ठीक है, भारत का, तो गंगा ऐसे करके बहती है। ठीक है, यहाँ से बहती है गंगा जो है। भारत का मैप ऐसे ही बेसिकली नॉर्मली ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, आप समझ जाइए, ये उत्तराखंड से ऐसे बहती हुई, तो गंगा से लेके, ठीक, चंबल तक, चंबल मतलब मध्य प्रदेश के एरिया तक, यहाँ तक उनका जो है राज्य विस्तार होता है। ठीक है, उसके आगे क्या होता है? ठीक, उनके राज्य में गंगा से लेकर चंबल तक, आगरा, मथुरा, जो भी एक एरिया पड़ता है, यूपी का मेरठ, अलीगढ़, ये सब क्षेत्र जो है शामिल हो जाते हैं। 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो जाती है।
1763 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद जो है जैसे ही कोई प्रमुख नेता मरता है, अब सिचुएशन फिर से डंबाडोल हो जाती है उस राज्य की। ठीक, अब पतन होने लगता है, छोटे छोटे जमींदारों का नियंत्रण जो है इस पे बढ़ जाता है और फिर छोटे छोटे जमींदारों में ये राज्य बिखर जाता है। ठीक है, तो इस तरह जाट जो राज्य होता है उनका उदय भी होता है और पतन भी होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सिख पंजाब राज्य। सिख गुरु जो गोविंद सिंह जो है सिखों को अपने धर्म और स्वतंत्र की रक्षा के लिए एक लड़ाकू समुदाय में बदल देते हैं। 1708 में बंदा बहादुर सिखों का नेतृत्व करता है। ठीक, लेकिन वह भी जो है पराजित हो जाता है और मारा जाता है। अब क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह और रंजीत सिंह ये इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं पंजाब राज्य के इसमें। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ये रंजीत सिंह। ठीक, और जो पंजाब एम्पायर खड़ा होता है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल। पर इस समय सिचुएशन ये होती है कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर चुके होते हैं इस क्षेत्र के ऊपर। सिखों ने फिर भी अपनी शक्ति हासिल की, इनका आक्रमण हो जाता है, ये लोग चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी जो शक्ति इनको बनाए रखनी थी, उसके बाद सिचुएशन बनाए रखनी थी, वो बनाए रखते हैं। खुद को 12 मिसलों में और या फिर संघों में विभाजित कर लेते हैं सिख समुदाय। ठीक, 12 मिसल होते हैं। ये पूरा राज्य का मतलब जो है संचालन करते हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों पे अपना नियंत्रण रखते हैं 12 मिसल मिलके। इसमें सबसे शक्तिशाली जो है वो होता है सुकर चकिया मिसल। क्यों? इसी में जन्म होता है रंजीत सिंह का और वो फिर इसमें एक अच्छे शक्तिशाली जो है राजा के रूप में उभरते हैं और पूरा का पूरा जो है पंजाब पे अपना आधिपत्य जमाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि रंजीत सिंह जो है वो साम्राज्य में संतुलन जो है बनाते हैं। सतलज से लेके झेलम तक का क्षेत्र जो है इनके राज्य में शामिल होता है। इनके पिता होते हैं वो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख होते हैं महासिंह नाम होता है, उन्हीं के ये पुत्र होते हैं। 1799 में लाहौर पे कब्जा करते हैं और 1802 में अमृतसर पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कौन? रंजीत सिंह। ठीक, अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि होती है इनकी, जिसके तहत क्या होता है कि अंग्रेज इन पे हमला नहीं करेंगे और ना ही ये अंग्रेज का क्षेत्र हथियाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह उस पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का दोनों के बीच जो है संधि हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब तक राजा रंजीत सिंह रहते हैं तब तक अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि पंजाब के तरफ देख ले या पंजाब के ऊपर आक्रमण करे या अपने साम्राज्य के अंदर उसको मिलाने की कोशिश करे। ठीक, तो रंजीत सिंह ने सतलुज क्षेत्र पर ब्रिटिश अधिकार को मान्यता दे दी। ठीक है, सतलुज क्षेत्र पर दे देते हैं। उन्होंने एक कुशल प्रशासन स्थापित किया और यूरोपीय विशेषज्ञों की मदद से अपनी सेना को आधुनिक भी बना लिया। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 का वो दौर आता है कि अब पंजाब जो है यानी पंजाब एम्पायर, सिख एम्पायर जो है वो डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि राजा रंजीत सिंह जो है अब इस दुनिया में नहीं रहते। उनके उत्तराधिकारी राज्य को संभाल नहीं सकते हैं। ठीक है, और अंग्रेजों को सौंप देते हैं। अब बीच में आपसी संघर्ष होता है और इस संघर्ष के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, अंग्रेजों को ही राज्य सौंप देते हैं। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, युद्ध भी होता है बीच में और दिलीप सिंह और ये उनको फिर इंग्लैंड भेज दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी हम अभी डिस्कस करेंगे सिख साम्राज्य के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है रोहिला और बंगस पठान। ठीक, तो रोहिला और बंगस पठान के राज्यों का उदय 17वीं शताब्दी में ही अफगानों में भारत में का प्रवास जो होता है उसके परिणाम स्वरूप होता है। अफगानिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानों का जो है भारत में बड़े पैमाने पर आगमन होता है। ये सब अफगानिस्तान से आए होते हैं। ठीक, अफगानिस्तान जो है अभी का पाकिस्तान और उसके बगल का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान है। ठीक, इस तरह हिंदुस्तान देख लेंगे। ठीक,
और ये क्षेत्र आपका पाकिस्तान है और ये वाला क्षेत्र जो है अफगानिस्तान। तो यहाँ से लोग आए हुए होते हैं। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और उत्तर भारत का जो दिल्ली का क्षेत्र है उसी क्षेत्र में ये बसते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और ये अपना एक क्षेत्र बनाते हैं और वहाँ शासन करते हैं स्वतंत्र रूप से। चलिए कुछ आर्थिक नीति के बारे में बात कर लेते हैं कि ये इतना सब कुछ होता है, ठीक है, और सामाजिक क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जितना भी नए क्षेत्र होता है, राज्यों का उदय होता है, केवल राजनीतिक परिदृश्य पर ही प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि इसने अर्थव्यवस्था और समाज को भी गहराई से प्रभावित किया। कृषि और राजस्व की बात कर लेते हैं। तो कई क्षेत्रीय शासकों ने कृषि को बढ़ावा दिया, जैसे आप देख सकते हैं कि अवध में या फिर हैदराबाद में या बंगाल में, इन सब चीज़ों को जो है उन्होंने बढ़ावा दिया और सुव्यवस्थित किया, ठीक है, कृषि क्षेत्र को। अवध में सआदत खान ने भूमि बंदोबस्त लगाया, हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क ने जो है वो उसने भी सुधार किया, बंगाल के नवाबों ने भी कृषि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने पर ध्यान दिया। व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं। कुछ क्षेत्रीय राज्यों ने व्यापार और वाणिज्य को यानी बिजनेस को प्रोत्साहन दिया, ठीक। बंगाल एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया। हालांकि यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ रहा था। उसके अलावा देखिएगा आप मैसूर में भी हैदर अली और टीपू सुल्तान ने विदेशी व्यापार में रुचि दिखाई और अपने बंदरगाहों को विकसित करने का प्रयास किया, अपनी सेना को भी विकसित करने का प्रयास किया। इसके अलावा शिल्प और कला क्षेत्र अगर देखते हैं तो उसमें भी क्षेत्रीय दरबारों ने स्थानीय शिल्पकारों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कला और जैसे ही मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होता है तो ऐसे जो कलाकार होते हैं वो उस क्षेत्र को छोड़ के, दिल्ली के क्षेत्र को छोड़ के ऐसे जो राज्य अभी उदय होते हैं उनकी तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। और वहाँ जाके जो है उनको आश्रय मिलता है, वहाँ उनको वहाँ संरक्षण भी मिलता है और उनको उनकी कला के बदले में जो मेहनताना होता है वो मिलता है सही रूप से, ठीक है, क्योंकि अब मुगल साम्राज्य उतना सक्षम नहीं होता कि उनको संरक्षण दे सके। इसी में बात करेंगे राजपूत दरबार की, जो अपनी चित्रकला और वास्तुकला के लिए जाने जाते थे, जबकि मराठा क्षेत्रों में भी कला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। अब सामाजिक संरचना पे क्या असर पड़ता है? इन परिवर्तनों के दौरान जो है सामाजिक संरचना में भी कुछ बदलाव आए। नए शासक वर्ग का उदय हुआ और स्थानीय कुलीनों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जमींदारों की भूमिका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रही। धार्मिक सहिष्णुता और असहिष्णुता की नीतियां भी सामाजिक ताने बाने में पर प्रभाव डालती रही, ठीक है। जितने भी राज्य हुए वो धार्मिक सहिष्णुता जो है उसको रखा, मतलब किसी भी धर्म के प्रति ऐसा नहीं कि कट्टर हो गए जैसे औरंगजेब हो गया था, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया, ठीक। अपने यहाँ हिंदुओं को, क्योंकि बेसिकली मुस्लिम दौर चल रहा था, मुसलमानों का ही राज्य चल रहा था। आप देखेंगे बुरहानुल मुल्क है, सआदत खां है या निज़ामुल मुल्क है, तो ये सब जो क्षेत्र थे वो मुस्लिम बहुल और मुस्लिम प्रभुत्व के अंदर थे। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं कि भेदभाव जैसी कोई नीति अपनाई, उन्होंने जो अच्छे इम्पोर्टेंट पद थे उस पर हिंदुओं को भी विराजमान किया, ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारतीय सेनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, क्योंकि आधुनिकीकरण का प्रयास करने लगे थे। जैसे हैदर अली टीपू सुल्तान अपनी सेनाओं को यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित करने लगे थे, आधुनिक हथियारों का भी उपयोग करने लगे। फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली गई इसमें और अपने जो शास्त्रागार थे उसको स्थापित किया गया, ठीक है। मराठा सैन्य रणनीति, मराठों ने अपनी घुड़सवार सेना और हल्की तोपखाने के उपयोग में विशेषज्ञता हासिल कर ली, जो उन्हें गतिशीलता प्रदान करती थी। हालांकि पानीपत के युद्ध में उनकी पारंपरिक सैन्य रणनीति जो रही उसके कारण अफगान सेना के सामने कमजोर पड़ गए और फिर हार गए। यूरोपीय कंपनियों का भी प्रभाव रहा, ठीक है। उस समय यूरोपीय कंपनियों की सैन्य शक्ति और तकनीक का भारतीय राज्यों पर बढ़ता हुआ प्रभाव था। उन्होंने अपनी प्रशिक्षित सेनाओं और बेहतर हथियारों के माध्यम से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक। अब दूरगामी परिणाम का क्या हुआ और निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब चीज़ों का, इतने सारे जो बदलाव हुए 18वीं शताब्दी के अंदर उसका। तो 18वीं शताब्दी में इन क्षेत्रीय राज्यों का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण को दर्शाया। राजनीतिक विखंडन हुआ तो इन राज्यों के आपसी संघर्ष हुए। कमजोर केंद्रीय सत्ता के कारण भारत राजनीतिक रूप से विखंडित हो गया, जिसका फायदा जो है अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, ठीक है, अंग्रेजों को मिला और
उनका यहाँ पे साम्राज्य स्थापित हो गया। इसी समय यूरोपीय हस्तक्षेप भी बढ़ता रहा। ठीक है, क्षेत्रीय राज्यों की आपसी कमजोरियों और यूरोपीय कंपनियों की महत्वाकांक्षाओं ने भारत में यूरोपीय हस्तक्षेप को भी बढ़ावा दिया। भारतीय संस्कृति और समाज पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन क्षेत्रीय राज्यों ने अपनी स्थानीय संस्कृति, कला और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की विविधता और समृद्ध हुई। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता और यूरोपीय प्रभुत्व की ओर बढ़ते कदम ने एक नए युग की शुरुआत भी कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस दौर में बदलाव हुए 18वीं शताब्दी के अंदर। ठीक, कैसा लगा डिस्कशन, इसको कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर अच्छा लगा